नमस्कार, कैपिटल टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वतंत्र जैन। हम बात कर रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जो ऐलान हुए हैं, जो घोषणाएं हुई हैं, उनमें काफी इस बार सकारात्मक रुख, सकारात्मक टोन देखी गई है। और हालांकि जो रेपो रेट है या रिवर्स रेपो रेट है, बैंक रेट है, सभी अनचेंज रखे गए हैं। स्टैंड भी ऑगमेंटेड रखा गया है, लेकिन कई जगहों पर इतने सकारात्मक नोट में सुनने को मिले कि बाजार ने भी उसका जबरदस्त रिस्पॉन्स दिया और बाजार आज 1,000, आज यानी जब हम बात कर रहे हैं तब बुधवार बुधवार 8 दिसंबर को 1,000 अंक चढ़ गया। खास बात इसमें ये कही गई है कि भारत अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को भी ड्राइव कर सकता है। इतना बड़ा स्टेटमेंट बहुत कम देखने को मिलता है। और हम इसी पर बात कर रहे हैं कि जो पॉजिटिव टोन आई है, पॉजिटिव टोन के साथ साथ कई आंकड़े भी दिए गए हैं, जीडीपी के एस्टिमेट भी दिए गए हैं। वो क्या इशारा करते हैं? क्या भारत कोविड की छाया से पूरी तरह उबर चुका है और अब किसी भी तरह के इसमें देखा हमने कि कोई मदद नहीं दी गई, कोई किसी सेक्टर को, एक हेल्थ सेक्टर के पैकेज के अलावा किसी सेक्टर को कोई खास मदद की दरकार अब नहीं रही है। ये भी साफ है कि आरबीआई अब मानता है कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है और उम्मीद करना चाहिए कि ऐसा होगा। हम इसी पर बात करने जा रहे हैं कि आखिर आरबीआई की पॉलिसी को, स्टेटमेंट को किस तरह से पढ़ा जाए। या ओवर स्टेटमेंट है या ओवर कॉन्फिडेंस है या कॉन्फिडेंस है। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं नहीं अमन है। अग्रवाल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस के निदेशक, दिल्ली से जुड़ रहे हैं आप। हमारे साथ हैं जितेंद्र अग्रवाल, म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट और कुकू कैपिटल के डायरेक्टर। आप सीए भी हैं, आप जयपुर से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं आरपी विजय जी, सीए, जो कि जाने माने सीए हैं राजस्थान के, और आप बीजेपी सेल से भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी सेल इकोनॉमिक सेल के विंग के अध्यक्ष भी हैं राजस्थान के। हमारे साथ हैं मनोज जैन जी, पृथ्वी फंड के डायरेक्टर, करेंसी और कमोडिटी की आपकी एक्सपर्टीज है। आप इंदौर से जुड़ रहे हैं। मनोज जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र जी, लगातार 9वीं बार सरकार ने, आरबीआई ने कोई चेंज नहीं किया रेपो रेट में और आपके रिवर्स रेपो रेट में। लेकिन उम्मीद की जा रही थी। आपको उम्मीद थी या आपको नहीं थी कि रिवर्स रेपो रेट चेंज होगा? एक्चुअली पूरा मार्केट और सारे एक्सपर्ट्स यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अभी जैसे अमन जी ने बहुत क्लियरली कहा है कि ये कंसिस्टेंट, क्योंकि मैंने काफी, मतलब पिछले मैं 20-30 सालों से इन सब चीजों को फॉलो कर रहा हूँ। और मैंने देखा है कि इस आरबीआई गवर्नर ने कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मतलब वन ऑफ द बेस्ट आरबीआई गवर्नर हैं ये। जिस तरीके से इन्होंने लिक्विडिटी और इन्फ्लेशन को मैनेज किया है, और ऐसी सिचुएशंस में, कोरोना लाइक सिचुएशंस में, और जहां जीडीपी के इश्यूज आ रहे हैं, ग्लोबल इश्यूज आ रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से इन्होंने इन सब चीजों को मैनेज किया है। लेकिन आज एक्चुअली क्या, जब भी कोई आरबीआई पॉलिसी आती है तो दो तरह के स्टेटमेंट हो सकते हैं उस पॉलिसी में, या तो हॉकिस होगा या डॉविस होगा। तो अब हॉकिस तो ये किसी भी तरीके से ये पॉलिसी नहीं है, क्योंकि हॉकिस का मतलब होता है टाइटनिंग करना, इंटरेस्ट रेटें बढ़ा देना या इन्फ्लेशन का बहुत ज्यादा कंसर्न कर लेना। तो हॉकिस तो किसी भी तरीके से नहीं है। लेकिन जैसे मेरे पिछले दोनों वक्ताओं ने कहा कि ये पॉलिसी काफी अकोमोडेटिव है। हम बिल्कुल, अगर इसको प्राइमा फेसी देखें तो अकोमोडेटिव लग रही है, लेकिन एक इसमें बहुत बड़ा फीचर डाला है, VRR का जो फीचर डाला है, वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट। तो ये एक फीचर ये दिखा रहा है कि आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट का जो बढ़ने की उम्मीद, थोड़ा बहुत, मतलब 5-10% लोग रिवर्स रेपो रेट बढ़ने की उम्मीद भी कर रहे थे कि शायद वो रेट बढ़ा दी जाए, तो उसको न्यूट्रल कर दिया है उन्होंने। एक्चुअली उसको खत्म कर दिया है कि रिवर्स रेपो रेट का आगे शायद कोई रोल ही नहीं रहेगा। वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट लाने से उस रेपो रेट का शायद कोई रोल ही नहीं रहे आगे, क्योंकि अब इन्होंने 14 डेज से विंडो बढ़ा करके और उसको 31 दिसंबर तक कर दिया है, और हो सकता है कि वो आगे उसको कंटिन्यू करें। तो नेक्स्ट जितने भी ऑक्शन होने वाले हैं वो रिवर्स रेपो रेट के आसपास ऑक्शन होंगे। ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, मेरे को लग रहा है कि वो ऑक्शन 4% के आसपास की रेट पे होंगे। तो एक तरह से रेट तो बढ़ने वाली है। देखो, ये जो ओमनिकॉन आया है, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। ओमनिकॉन की वजह से ये थोड़ा सा जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने का साइकिल है ना, ये थोड़ा सा चेंज हो गया है, थोड़ा सा आगे चला गया है। लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है हमारे सिस्टम में, तो लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए तो इन्होंने अच्छे स्टेप ले लिए। VRRR ले आया है ये। और उसके अलावा इन्होंने कुछ, मतलब ओपन मार्केट में भी जाकर के और ये ऑक्शनिंग करेंगे या टाइटनिंग करेंगे, तो लिक्विडिटी को तो थोड़ा सिंक कर लेंगे। तो लिक्विडिटी सिंक होती है तो इंटरेस्ट रेट पे थोड़ा शॉर्ट टर्म रेट पे या ओवरनाइट रेट पे इफेक्ट आता है।
और मेरा जहां तक मानना है, रिवर्स रेपो रेट से ऊपर ऑप्शन होने हैं तो इंटरेस्ट रेट तो शॉर्ट टर्म पेपर्स में बढ़ने वाला है ही। जहां तक हम बात करें ग्लोबली, तो ग्लोबली यूएस काफी टाइम से लग रहा था कि यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है। स्टेटमेंट्स भी आ रहे थे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाली है, क्योंकि वहां टेपरिंग चालू हो गई है नवंबर से। और देखो, पॉवेल को वापस से फेड गवर्नर बनाने से और भी ज्यादा ये हो गया कि वहां टाइटनिंग तो होनी है यूएस में। तो अगर यूएस में टाइटनिंग होती है तो वो ग्लोबली इफेक्ट करेगी वो चीजें। और इंडिया में भी इंटरेस्ट रेट डाउन होने वाली तो नहीं है, बढ़ने वाली है। अब कब बढ़ती है वो हमको देखना पड़ेगा, फरवरी में बढ़ती है, मार्च में बढ़ती है या अप्रैल में बढ़ती है। लिक्विडिटी तो एम्पल लिक्विडिटी है, तो लिक्विडिटी तो सिंक होने वाली है, और लिक्विडिटी सिंक होगी तो इंटरेस्ट रेटें बढ़ेंगी। और जहां तक इन्फ्लेशन की बात है, तो इन्फ्लेशन का क्या है कि एक पैरामीटर आरबीआई ने फिक्स किया हुआ है 2% से 6% तक वो अकोमोडेटिव रहेंगे। तो अभी जो मार्केट एक्सपर्ट्स थे, इकोनॉमिस्ट थे, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इन्फ्लेशन, जो आज आरबीआई गवर्नर इन्फ्लेशन की बात करेंगे तो वो बात करेंगे शायद इन्फ्लेशन 5.7 या 6 के आसपास का। लेकिन उन्होंने जो इन्फ्लेशन टारगेट किया है वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग है सारे एक्सपर्ट्स के लिए। 5.3 और 5.5 के आसपास का जो इन्फ्लेशन टारगेट किया है वो सरप्राइजिंग है। लोअर बैंड की तरफ उन्होंने टारगेट किया है, तो सबका ये मानना है कि इन्फ्लेशन इतना कम नहीं रहना है, इन्फ्लेशन तो बढ़ना ही है। तो इन्फ्लेशन अगर 5.7 या 6 के आसपास का इन्फ्लेशन आगे रहता है तो थोड़ा सा लिक्विडिटी टाइटनिंग और ये सब इंटरेस्ट रेट बढ़ने का माहौल तो देखो बनने वाला है। ओमनिकॉन एक हमारे लिए थोड़ा सा फेवरेबल ही आ गया है, मतलब इसको हम ओमनिकॉन को नेगेटिव नहीं ले पूरी तरीके से। अगर हम इक्विटी मार्केट की बात करें या डेट मार्केट की बात करो तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव है, क्योंकि ओमनिकॉन को आप देख रहे हो तो ओमनिकॉन एक सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन हो रहा है, उसकी वजह से कोई बहुत ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो रहा है, कोई लॉकडाउन्स नहीं हो रहे हैं या मोर्टिलिटी नहीं आ रही है। और एक सबसे बड़ा पॉजिटिव क्या है कि इसने वैक्सीन को प्रूव कर दिया है कि वैक्सीन इफेक्टिव है। तो वैक्सीन इफेक्टिव है तो एक तरह से इसका इलाज हो गया है, कोरोना का इलाज हो गया है। अब ये अगर म्यूट नहीं करता है, कोई नया फीचर नहीं आता है कोरोना में, तो हमको ये मानना पड़ेगा कि अब ये ओमनिकॉन और इस तरीके के अगर वेरिएंट आते रहते हैं तो बूस्टर डोज लेते जाओ, और कोरोना मतलब उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट इकोनॉमी पे आगे आने वाला नहीं लग रहा है। इसी वजह से 2-3 दिन से जैसे पॉजिटिव स्टेटमेंट आना शुरू हुए हैं, यूएस के मार्केट 2 दिन में काफी तेज हुए हैं, तो आज इंडिया का मार्केट तेज हुआ है। मेरे को नहीं लगता कि आज इंडिया के मार्केट को तेज होने के पीछे कोई आरबीआई पॉलिसी का या गवर्नर के स्टेटमेंट का कोई ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। वो एक्सपेक्टेड लाइन पे है मार्केट, क्योंकि तो सबको पता था कि आपकी नजर में बूस्टर डोज नहीं है इसमें स्टेटमेंट में कोई? मेरे को, हाँ, मैं एक्चुअली क्या है कि ये डोविस कहने को डोविस है पॉलिसी, लेकिन मेरा ये मानना है इसमें कुछ छिपा हुआ है। ये जो VRRR है, ये छिपा हुआ फीचर है, तो इसको पूरी तरीके से डोविस कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। VRRR एक नया फीचर डाला गया है जिसकी जितेंद्र जी बात कर रहे हैं। जितेंद्र जी, आपको मतलब है सबसे खास बात इसमें यही है VRRR? सबसे खास बात यह है कि इंटरेस्ट रेट बढ़नी है, और वो कब बढ़ना शुरू होंगी वो हमको देखना है। जितनी जल्दी ओमनिकॉन का ये मामला ठंडा होगा, उतनी जल्दी इंटरेस्ट रेटें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जितेंद्र जी, आपके पास आऊंगा। आपने खास बात कही है कि काफी कुछ इसमें डोविस है, लेकिन डोविस है नहीं है। आपको लगता है कि इसमें क्या खास बात है जो ग्लोबल ग्रोथ ड्राइवर के रूप में आपको लगता है? आप शेयर मार्केट को भी देख रहे हैं ध्यान से, और आपने मुझे याद है कि आपने कहा है कि 2-3 साल तक शेयर मार्केट बहुत जबरदस्त बढ़ने वाला है। आपको क्या खास लग रहा है? एक्चुअली ग्लोबली बहुत ज्यादा चेंजेज हुए हैं। कोरोना जब से स्टार्ट हुआ है 2020 फर्स्ट क्वार्टर से लेकर के, और अब तक ग्लोबली बहुत सारे चेंजेज हुए हैं। कमोडिटी मार्केट में कंट्री स्पेसिफिकली काफी चेंजेज हुए हैं। तो इंडिया ने अपने आप को काफी अलग हट करके और एक एडवांस स्टेज पे लेके आ गया है इंडिया। तो इंडिया का माइक्रो और मैक्रो देखें तो कंपेरेटिवली बहुत बेटरली प्लेस्ड है हम अभी, क्योंकि यहाँ इन्फ्लेशन भी कंट्रोल्ड है और इंटरेस्ट रेटें भी नीचे हैं। तो अभी जैसे ग्लोबली इंटरेस्ट रेटें बढ़ेंगी तो उसी रेशियो में इंडिया में भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगी। तो लिक्विडिटी जो आ रही है इक्विटी मार्केट्स में, जो लिक्विडिटी आ रही है, या डेट मार्केट में जो लिक्विडिटी आ रही है, तो उसमें बहुत ज्यादा रिस्क नजर नहीं आ रही है कि लिक्विडिटी श्रंक हो जाएगी।
आज ही एक रिपोर्ट और आई है, वर्ल्ड इनइक्विलिटी इंडेक्स है, जिसमें भारत कहा गया कि दुनिया में सबसे अधिक इनइक्विलिटी है तो भारत में है। और उसमें जो है ना 10% आबादी के पास लगभग लगभग 50% संसाधन है, और नीचे के 50% के पास 10% संसाधन है। इस तरह की बातें कुछ कही तो गई हैं। इसको आपको पॉजिटिव देखना चाहिए स्वतंत्र जी, इस बात को पॉजिटिव देखना चाहिए कि अभी हमारे पास बढ़ने के लिए बहुत स्कोप है। आज हम जापान को देखें, अब जापान के पास बढ़ने के लिए कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि वहां की एवरेज एज 47-48 एज है, और वहां के लोगों के पास सब सारे संसाधन है। तो अब तो क्या तोड़ करके वापस चीज खरीदने बनानी पड़ेगी उनको, या फिर एक चीज बेच करके दोबारा वो चीज खरीदनी पड़ेगी। और हमको तो अभी चीजें खरीदनी है, हमको आगे बढ़ना है। तो ये एक हमारे लिए पॉजिटिव बात है कि हमारी डोमेस्टिक कंजप्शन इतना बढ़ रहा है और हैबिट्स चेंज हो रही है, तो हमारे लिए डोमेस्टिक मार्केट भी बहुत बड़ा है और ग्लोबल स्टैंडिंग भी बढ़ रही है ड्यू टू चाइना इश्यूज। चाइना ने क्या है कि अपनी आप देख रहे हो कमोडिटीज में उन्होंने 40-50% वो प्रोडक्शन कैपेसिटीज पे आ गए हैं। डीकार्बनाइजेशन की वजह से उन्होंने काफी, और वहाँ इलेक्ट्रिक पावर इश्यूज की वजह से, डीकार्बनाइजेशन की वजह से उन्होंने अपनी कैपेसिटीज कम कर दी है। तो वो सब फायदा किसको मिलने वाला है? जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है उन सब कंट्रीज को उसका फायदा मिलने वाला है, और इंडिया को उन चीजों का बहुत फायदा मिल रहा है। आप इंडिया में आईटी देख रहे हो, या इंडिया की केमिकल इंडस्ट्री देख रहे हो, इंडिया का कमोडिटी मार्केट देख रहे हो, तो ये सब इसी वजह से ग्रो कर रहा है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज इंडिया के पास काफी बढ़ रही हैं। जहां तक शेयर मार्केट की बात है, तो शेयर मार्केट में वैल्यूएशंस का गेम चेंज हो गया है अब, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये जितनी स्टार्टअप इंडस्ट्रीज लिस्ट हो रही हैं, डिजिटल कंपनियां लिस्ट हो रही हैं, तो उनके वैल्यूएशन पैरामीटर डिफरेंट है पहले। तो उन सब चीजों को देखते हुए, और एक क्या है कि जो यंग पॉपुलेशन की एंट्री हो रही है मार्केट्स में, समझा नहीं एक्टिव मैनेजमेंट में, पैसिव मैनेजमेंट में समझा नहीं मतलब। एक तो फिक्स रेट इंस्ट्रूमेंट्स में, जैसे आप बैंक एफडीआर में पैसा लगा रहे हो या पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स में पैसा लगा रहे हो, है ना, तो वो वहां पे वो इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता है। और अब अभी जैसे विजय साहब ने जीएसटी कलेक्शन की बात करी, तो ये सब ऑर्गेनाइज हो गई हमारी कंट्री में। जो अनऑर्गेनाइज सेगमेंट अब जो 40-50% तक कंट्रीब्यूट करता था, वो मतलब 2 डिजिट से भी नीचे आ गया है अनऑर्गेनाइज सेगमेंट, तो वो सारा ऑर्गेनाइज हो गया है। तो ये सब जीडीपी डेटा भी उसी वजह से दिख रहा है आपको। ऑर्गेनाइज खत्म हो गया है, ऑर्गेनाइज जो है ना हो गया है, अनऑर्गेनाइज खत्म हो गया है, ऑर्गेनाइज हो गया है सब कुछ। स्वतंत्र जी आप एक्चुअली आप देख नहीं रहे हो, कोरोना के 2 साल हुए हैं, जो ये 4 साल का जीएसटी है उसमें 2 साल कोरोना के हैं, है ना। कोरोना के 2 सालों में कितने लॉकडाउन हुए हैं, कितना सप्लाई डिस्टरबेंस हो रहा है, तो इन सब चीजों के बीच में आप ये आंकड़े जो जीएसटी कम कलेक्शन की और ये बातें कर रहे हैं, इनको एक बार स्टेबल होने दो। मेरा ये मानना है, और अच्छे एनालिसिस का ये मानना है कि 5 साल या 7 साल की जीएसटी स्टोरी के बाद में आप देखना जो डायरेक्ट टैक्स की रेटें हैं वो कहाँ आ जाएंगी। मतलब वो 2 डिजिट्स के आसपास आ जाएंगी, मतलब 10% के आसपास आ जाएंगी। जो अभी एवरेज रेटें 25-30% की रेटें हैं, वो 10% 15% पे आ जाएंगी, क्योंकि ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो कलेक्शन है, जीएसटी का जो प्लेटफॉर्म है, जीएसटी के थ्रू जो कलेक्शन हो रहा है, वो ऐसी फिगर्स हो जाएंगी कि गवर्नमेंट जो रेवेन्यू जनरेशन का है वो सिंगल सोर्स हो जाएगा, जीएसटी एक सबसे बड़ा सोर्स हो जाएगा। तो अभी आप, और जो ये रेटें बढ़ाने की बात कर रहे हो, आपकी टेक्सटाइल में रेट बढ़ गई है या शूज में लेदर रेटें बढ़ गई है, तो वो गवर्नमेंट का एक था कि भाई ये रेट 18% का रेट को हम एवरेज 15% पे 15% पे लेके आएंगे। वो रेट भी नीचे आएगा, लेकिन जिन पे रेटें कम है, जो एक बेंचमार्क से कम रेटें, तो उनकी रेटें बढ़ेंगी, और जो बेंचमार्क से ऊपर की रेटें, उनकी रेटें कम होंगी। तो वो एक लेवल पे आना बहुत जरूरी है। अभी तो इसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट जीएसटी में आए ही नहीं है, तो वो आने हैं। तो हम ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते कि 1.5 लाख करोड़ जीएसटी में आना था और अभी आ रहा है 1 फीस आ रहा है, तो ये वो फिगर्स क्यों नहीं आ रही है एक्सपेक्टेड लाइन पे? उसके पीछे रीजंस दूसरे हैं, क्योंकि अभी इकोनॉमी को चला लें, वही बहुत बड़ी बात है ऐसे टाइम पे। कैसे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, नंबर 1। और नंबर 2, कहीं कुछ आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आरबीआई स्टेटमेंट में कुछ और कमी रह गई है, या आपको लग रहा है कि कुछ और होना चाहिए था जो आप उम्मीद कर रहे, तो क्या है वो, उस पर बात करेंगे। कहीं मत जाइए, लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जितेंद्र जी, आप किस आधार पर कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, संक्षेप में, और ये भी बताएं कि
क्यों आपको कोई कमी लग रही है क्या स्टेटमेंट में, आरबीआई स्टेटमेंट में? आरबीआई स्टेटमेंट में कोई कमी नहीं है। उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से इस पॉलिसी को डॉविस रखा है सबको दिखाने के लिए, बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज किया है। और जो एक्सपेक्टेशंस थी उन्हीं लाइन पे आरबीआई पॉलिसी है, तो आरबीआई पॉलिसी से कोई कंप्लेंट नहीं है। लेकिन जहां तक मैंने एक दूसरा स्टेटमेंट बोला है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ओमनिकॉन, तो उसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर ये इस टाइम पे ओमनिकॉन नहीं आया होता तो हमारी वैक्सीन का कोई टेस्ट नहीं हुआ होता, क्योंकि हमने खाली डेल्टा वेरिएंट देखा था जो बहुत डेंजरियस वेरिएंट था, और उसमें लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन ऐसा का कोई बहुत बड़ा जल्दीबाजी, रेशियो था। आपको नहीं लग रहा आप जल्दीबाजी कर रहे हैं? अभी भी कोई टेस्ट नहीं हुआ हाँ है। हाँ हाँ, मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ। मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ, लेकिन आज के लिए आज की बात कर रहा हूँ मैं। हो सकता है 10 दिन 15 दिन में सिचुएशन चेंज हो, ये कैसे म्यूट करता है या फिर इसके कोई और बड़े इफेक्ट्स आते हैं। लेकिन जो डेटा है वर्ल्ड में, जो डेटा है अभी डब्ल्यूएचओ ने भी परसों, डब्ल्यूएचओ का भी स्टेटमेंट परसों रात को यही स्टेटमेंट आया है कि ये सिम्टोमेटिक है। जितना भी डेटा, हॉस्पिटलाइजेशन तक की जरूरत नहीं पड़ रही है इस वेरिएंट में। एसिम्प्टोमेटिक है। हाँ हाँ, तो इसका मतलब ये है कि हमारी वैक्सीन सक्सेसफुल हो गई है, तो एक दवा निकल गई है। क्योंकि आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले हम दवा की बात कर रहे थे, हम इलाज की बात नहीं कर रहे थे, हम दवा की बात कर रहे थे कि कोई परमानेंट दवा होनी चाहिए जो जिससे इसका इलाज किया जा सके। तो हमारी एक दवा निकल गई है जो सक्सेसफुल हो गई है इस, कम से कम अभी तक के वेरिएंट्स के खिलाफ। तो अब आगे कैसा म्यूट करता है, कोई नया वेरिएंट आता है, वो सब बातें आगे की है। लेकिन मेरे जी। हिसाब से दूसरा, मैंने ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इसलिए बोला है क्योंकि यूएस में फेड रेट में जो टाइटनिंग जो होनी है वहां पे, वो टाइटनिंग थोड़ी सी पोस्टपोन्ड हो गई। मतलब जो स्पीड, तेज स्पीड से होनी थी, वो थोड़ी सी पोस्टपोन्ड हो गई है इस वजह से। अगर यूएस अभी से बहुत फास्ट स्पीड से टाइटनिंग शुरू कर देता तो आप ये मार्केट्स के हाल देखते। आज 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 हमारा आरबीआई भी हो सकता है कि रेट बढ़ाने की बात कर लेता आज, अगर तो आपका यूएस आपका टाइटनिंग कहना है थोड़ी कि फास्ट जब हो जाती। आपका कहना है कि भारत का मार्केट यूएस पे डिपेंड है पूरी तरह से, और जो है ना उसके बाद सारे ग्लोबल मार्केट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ऐसा नहीं है कि कोई भी मार्केट इंडिपेंडेंट है, सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। आज चाइना में कोई इश्यू होता है तो ग्लोबली इफेक्ट होगा, आज यूएस में कोई इश्यू होता है तो ग्लोबली इफेक्ट होगा। और इसलिए हम ये नहीं, भारत में कोई इशू होता है तो ग्लोबल इफेक्ट होता है क्या? अगर कोई मेजरली ग्लोबल, वो जो इफेक्ट होगा वो ग्लोब को इफेक्ट करने वाला होगा तो जरूर होगा। अब चाइना तो क्या ग्लोबली काफी कंट्रोल करता है मार्केट्स को, इसलिए चाइना का इशू ग्लोबली इफेक्ट करता है। यूएस भी काफी कंट्रोल करता है तो उसका ग्लोबली इफेक्ट करता है। लेकिन इंडिया का कोई भी, जैसे आज इंडिया की कुछ कंपनीज हैं जो ग्लोब में है, जैसे मैं टाटा मोटर की बात करूं या टाटा स्टील की बात करूं, इन्फोसिस की बात करूं, टीसीएस की बात करूं जी। या रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करूं, तो इन सब कंपनीज के साथ अगर कुछ होता है तो वो ग्लोबली इफेक्ट करती हैं।